मूवी की शुरुआत में वेस्ट वर्जीनिया के जंगल दिखाए जाते हैं, जहां पर रिची और हेली नाम के कपल माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं। रिची जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचता है, उसे एक गंदे पानी का नाला दिखता है। वो वहां पर अपनी खुशी मनाता है जीत की, और फिर उसके बाद हेली को ऊपर आने के लिए बोलता है। पर तभी हेली का पांव फिसल जाता है पहाड़ी से, और वो नीचे गिरने हो जाती है। पर बीच में किसी तरीके से लटक कर वो अपनी जान बचाती है। अब वो रिची को हेल्प के लिए पुकारती है, पर रिची की कोई भी आवाज़ ऊपर से नहीं आती, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। एकाएक उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं। वो ऊपर देखती है तो रिची को कोई ऊपर से फेंक देता है नीचे की तरफ। वो ज़्यादा कुछ समझ पाती कि वो देखती है कि उसे कोई ऊपर बहुत तेज़ी से घसीट रहा है। तभी वो अपनी जेब से चाकू निकाल के तुरंत रस्सी को काट देती है और नीचे गिर जाती है। नीचे रिची की लाश देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाती है। पर तभी पहाड़ों से उसे आते हुए कुछ लोगों की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अपनी जान बचाने के लिए हेली दौड़कर अपने कार की तरफ भागती है, पर तभी उसके पाँव में एक कटीला तार फंसता है और वो गिर जाती है। पीछे से उसे कातिल लोग घसीटते हुए एक अजीबोगरीब जगह पर लेके चले जाते हैं। अब इस वर्जीनिया के जंगलों के बारे में न्यूज़ दिखाई जाती है कि यहाँ पर किस तरीके से पिछले कई सालों में कई सारी कारें गायब हुई हैं, कई लोग गायब हुए हैं, मारे गए हैं। इन जगहों के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के आदमखोर लोग रहते हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से एक कार दिखाई जाती है जो इस वर्जीनिया के जंगलों से निकल रही है। इस कार से कैरिस एक दूसरे शहर में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। वो ट्रैफिक में फंस जाता है। खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ देखकर वो तुरंत आगे निकलता है और वहां पर जाकर एक ट्रक वाले से पूछता है कि आखिर में इतना बड़ा ट्रैफिक जाम क्यों है। बताता है कि रोड के एंड पर एक बड़ा सा केमिकल का ट्रक पलट गया है, जिसके कारण ये लंबा 5 मील का जाम लगा हुआ है और ये अभी काफ़ी देर तक यूं ही लगा रहेगा। इस पर कैरिस तुरंत कार में बैठता है और कार को मोड़ता है। वो तुरंत कॉल करने लगता है उस जगह पर जहाँ उसका इंटरव्यू था, पर पहाड़ी एरिया होने के कारण नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मोबाइल का नेटवर्क ना मिल पाने के कारण वो एक पब्लिक बूथ की तरफ जाने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन दिखता है, उसकी तरफ वो मुड़ जाता है। वहाँ वो देखता है कई सारी कारें लगातार खड़ी हैं, ये सभी कारें बेकार हैं। वहाँ पर जाकर वो तुरंत वहाँ के फ़ोन से कंपनी को कॉल करने लगता है, पर वो फ़ोन डेड था, इसलिए कॉल नहीं हो पाती है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे शहर जाने का कोई दूसरा रास्ता बताइए। वो उसे इग्नोर करता है, पर वहीं पर लगा रहता है एक बोर्ड, जिस बोर्ड पे जाकर वो तुरंत देखता है कि यहाँ पर कुछ नक्शा सा बना हुआ है। उस नक्शे में देखता है कि यहाँ से शहर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता भी है। वो गैसोलीन पंप के मालिक से बोलता है कि क्या वो इस रास्ते को चुने। इस पर वो हाँ कर देता है और फिर वो उसी कच्चे रास्ते से शहर की ओर जाने के लिए कोशिश करता है। आगे बढ़ने पर वो घने जंगलों को पार करते हुए एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर 2 राह रहता है। एक रास्ता शॉर्टकट था और दूसरा रास्ता लॉन्ग था। वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, पर शॉर्टकट वाले रास्ते को चुनता है और वहीं से निकलने के लिए सोचता है। आगे रोड पर एक मरे हुए जानवर को देखने के चक्कर में उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और दूसरे कार से जाके टकरा जाती है। यहाँ पर कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ जाते हैं, पर कैरिस को कुछ भी नहीं हुआ था। तुरंत यहाँ पर दूसरी कार के लोग भी निकल कर आ जाते हैं। कैरिस उनसे एक्सीडेंट के लिए माफ़ी मांगता है और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि तुम लोगों ने रोड के बीच में क्यों कार खड़ी कर रखी थी। इस पर फ्रांसिनी उन्हें बताती है कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच किसी ने कटीले तार बांध रखे थे, जिसके कारण हमारी कार जो है वो पंचर हो गई और बीच रास्ते में हमें रोकनी पड़ गई। इनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने के लिए बोलती है, पर कैरिस इन्हें मना करता है। सभी अकेले ही जाने लगते हैं। इवान और फ्रांसिन कार के ही पास खड़े हो जाते हैं। तभी वो लोग आगे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक मरा हुआ जमीन पर पड़ा जानवर है। थोड़ी दूर घने जंगलों में जाने के बाद उन्हें दिखता है कि वहाँ पर टायर जल रहे हैं। इन्हें खतरे का अंदेशा होता है। कैरिस इस चीज़ को इग्नोर करके सभी को आगे बढ़ने की सलाह देता है। तो वहीं पर इवान और फ्रांसिन को दिखाते हैं कि वो लोग कार के पास बैठे हैं और उन्हें झाड़ियों के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इवान तुरंत दौड़कर झाड़ियों के अंदर जाता है, फिर वो लौट कर नहीं आता है। फ्रांसिन इस बात से परेशान हो जाती है, वो भी पीछे पीछे जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि इवान का एक शूज़ पड़ा हुआ है। वो जैसे और ज़्यादा नज़दीक पहुँचती है, वो देखती है कि इवान का कटा हुआ कान है। इसे देखकर वो बिल्कुल घबरा जाती है, डर जाती है। तभी कोई फ्रांसिन को पीछे से कटीले तारों से पकड़कर बांध देता है, पूरी तरीके से उसे मार देता है। बाकी लोगों को हम देखते हैं कि वो लोग चलते चलते एक बड़े से घर के पास पहुंच जाते हैं जो झोपड़ी का था। वहां पर बहुत सारी कारों को देखकर कैरिस परेशान हो जाता है, पर वो लोग मदद के लिए अंदर की तरफ जाते हैं।
हाँ, घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि इस घर में इस समय कोई नहीं रह रहा है और ये घर बहुत ज़्यादा गंदा है, यहाँ पर कोई शायद नहीं आता है। पर अंदर वो देखते हैं कि खाने की टेबल पर अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, साथ ही साथ कार की बहुत सारी चाबियाँ पड़ी हुई हैं। फिर जैसे ही चेरिस रेफ्रिजरेटर खुलता है, इंसानों के शरीर के पार्ट्स पड़े हुए थे। वहीं जेसी भी देखती है कि कंटीले तारों का एक बड़ा सा जाल रखा हुआ है जिससे उसकी कार को पंचर किया गया था। ये सब देखकर वो चारों भागने लगते हैं। तभी कैरिस की नज़र खिड़की के बाहर जाती है जहाँ पर कुछ लोग गाड़ियों से आते हुए दिखते हैं। अब ये चारों लोग दौड़कर कमरे के अंदर ही छिपने लगते हैं। कातिल घर के अंदर आता है और फ्रेंसी की लाश को ज़मीन पर उठा के पटकता है। चारों जब अपने फ्रेंड की लाश को ज़मीन पर देखते हैं तो डर के मारे परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हम आदमखोरों को देखते हैं। वो फ्रेंसी की लाश को टेबल के ऊपर रखकर काटने लगता है और उसके बाद उनको अच्छे से खाता है। इस बीच में ये चारों दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डर के मारे इनकी हालत ख़राब रहती है। आदमखोर अब खाने के बाद सो जाते हैं गहरी नींद में। भी ये दोस्त यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर इसी बीच में एक आदमखोर की नींद खुल जाती है, जिसे देखकर सारे दोस्त बहुत तेजी के साथ भागते हैं और ये देखकर सारे के सारे आदमखोर गाड़ियों में बैठकर उन्हें खोजने लगते हैं। कैरिस उनकी गाड़ियों पर कब्जा करने का प्लान बनाता है और इसलिए सारे आदमखोरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भागता है, पर उसकी बाईं पैर पर गोली लग जाती है। इसके बाद अब जॉन भागता है, पर जॉन को भी एक ज़बरदस्त सा तीर लगता है जो कि पीठ से सीने के आर पार हो जाता है। ये देखकर इनके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं और तीनों दोस्त उस ट्रक को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, पर वहाँ रास्ते में उन्हें बहुत ज़्यादा रुकावट हो जाती है। ट्रक कीचड़ में फंस जाता है, इसलिए तीनों को मजबूरी में ट्रक को छोड़कर रोड की तरफ भागना पड़ता है। में भागते भागते उन्हें काफ़ी ज़्यादा शाम हो जाती है और वो एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं और उधर आदमखोर अब इन लोगों का शिकार करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर चार्ली चेरिस को दिखाती है कि ऊपर की तरफ एक वॉच टावर है। ये तीनों खुश हो जाते हैं उस वॉच टावर को देखकर और फिर उसके ऊपर चढ़कर अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर जेसी को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बैंडेज पट्टी को निकालकर वो चेरिस की मलहम पट्टी करती है। अंदर कमरे में एक रेडियो भी था जिससे सिग्नल नहीं आ रहा था, उस पर बार बार चार्ली ट्राई करती है। वहीं पर चेरिस देखता है कि नीचे तीनों आदमखोर अब अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहे हैं और शायद उन्हें खोज रहे हैं। चेरिस देखता है कि वो तीनों आदमखोर अब सीढ़ियों के सहारे ऊपर वॉच टावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो कई सारे सामानों को उठाकर टावर रूम के एंट्री गेट पर रखता है। तभी चार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशंस को भेजती है और इस बीच में ही रेडियो के तार को नीचे से आदमखोर काट देते हैं। साथ ही साथ वो लोग टावर में भी नीचे से आग लगा देते हैं। जान बचाने के लिए वो लोग एक बड़े से सूटकेस से शीशे को तोड़ देते हैं और इसके बाद एक एक करके अब बगल के पेड़ों पर उछल के कूदने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जान बच पाए। आदमखोर उन्हें पेड़ों के ऊपर कूदता हुआ देखकर पेड़ों पर खुद चढ़ने लगते हैं। ऐसे में एक आदमखोर चार्ली के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। लोग अभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर रहे थे। आदमखोर अपनी कुल्हाड़ी से चार्ली के फेस पे वार करता है और चार्ली के फेस के 2 टुकड़े कर देता है। ऐसी स्थिति में चेरिस अपने आप को संभालते हुए भागता है। वहाँ से दूर देखता है कि उसे एक पुलिस की कार दिखती है। वो दौड़कर उस कार को रोकता है। पुलिस वाला जैसे ही निकलता है पीछे से एक तीर आता है जो कि पुलिस वाले की आंख को निकाल देता है। अब वो आदमखोर कैरिस की तरफ बढ़ता है। कैरिस तुरंत कार के नीचे छिप जाता है। आदमखोर जैसे झुकता है वो देखता है कि वहाँ से कैरिस गायब है। अब इसके बाद सीन में दिखाते हैं उन आदमखोरों के घर को। यहाँ पर एक आदमखोर ने जेसी को बांध रखा है और चाकू से अब उसे काटने जा रहा है। तभी कार का शोर सुनाई देता है। आदमखोर बाहर की तरफ देखता है। जैसे ही आदमखोर दरवाजे के पास पहुंचता है, कैरिस कार से उसके ऊपर हमला करता है। अंतिम बचे आदमखोर को तीर से बुरी तरीके से मार डालता है। जेसी के हाथ खोलने लगता है, पर तभी वो आदमखोर उठकर चेरिस के ऊपर पीछे से वार करता है। इस पर जेसी वहां पर पड़े हुए एक तीर से उस आदमखोर को मारती है। दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और इसके बाद पेट्रोल से चेरिस एक बड़ा धमाका करता है जिससे पूरा का पूरा घर उड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों मिनी ट्रक में बैठकर पेट्रोल टैंक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर पहुंचकर चेरिस वहां पर पड़े हुए नक्शे को फाड़ देता है और इसके बाद दोनों बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।